Good morning, student. This is Pawan Vasist, ODPS. Today we will start chemistry for the class 9th. The first chapter of the class 9th is matter in our surrounding. चैप्टर का नाम है आपका सराउंडिंग में जो हमारे चारों तरफ मैटर हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मैटर. सबसे पहले हमें मैटर के बारे में जानना है, मैटर क्या होता है. तो मैटर को जानने के लिए बेटे आपने अब से पहले भी पढ़ा होगा, आपको जो भी कुछ अपने चारों तरफ नजर आता है, फील होता है, दैट इज ऑल मैटर. लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए आप बता सकते हो एक लैंग्वेज में कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है. कोई भी वो चीज जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है इज कॉल्ड मैटर. ठीक है. उसे ही मैटर कहा जाता है. तो मैटर आपको क्लियर है. अब हमारे चारों तरफ जो भी कुछ नजर आ रहा है जिसमें भी मास है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एनीथिंग दैट हैज वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जिस किसी में वॉल्यूम है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो कहलाती है हमारी मैटर. ठीक है. तो इसके बाद हम बात करते हैं मैटर चारों तरफ जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं. मैटर में जैसे नोटबुक, ये हमारी एक मैटर हो जाएगी क्योंकि नोटबुक में क्या मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. इसके बाद आपका हो जाएगा पेन, पेंसिल, बोर्ड. ठीक है. और क्या आपको चारों तरफ जो भी नजर आए, ह्यूमन बीइंग, टेबल, चेयर, सीलिंग फैंस, स्टेयर्स, बॉक्सेस, एवरीथिंग. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो फील आप करते हैं, एयर, दैट इज ऑल्सो मैटर. एयर, वाटर, ये सब मैटर है क्योंकि इनमें स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये ऑक्यूपाइंग स्पेस, और इनमें मास भी है सभी में. ठीक है. तो ये मैटर आपको क्लियर हो गया. बट इसके बाद हम नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, वो हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन. कि मैटर तो हमें मालूम होगी कि हमारे चारों तरफ ये मैटर है. अब इन मैटर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए. तो क्लासिफिकेशन जब आप स्टडी करते हो तो क्लासिफिकेशन में हम थोड़ा इस तरह से काम करेंगे कि दो पार्ट लेंगे. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो ये दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा मैटर. पहला एक एंशिएंट मॉडल है और दूसरा मॉडर्न मॉडल है हमारा. यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, एक एंशिएंट क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एंशिएंट क्लासिफिकेशन. ठीक है. और दूसरा हो जाएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन. अब हम जब एंशिएंट की बात करते हैं तो एंशिएंट में बताया गया कि हम जितने भी मैटर है, कोई भी मैटर बना हुआ है 5 तत्व से, 5 एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स को कहते हैं हिंदी में तत्व, TATVA, तत्व. 5 तत्व से बने हैं, 5 तत्व से मिलकर बने हैं. आपने शक्तिमान देखा होगा, तो वहां पे भी आप देखते हो कि पूरी बॉडी को दिखाते हैं 5 तत्वों से मिलकर बनी है. वो साइंटिफिक बात है, गलत नहीं है. वो 5 तत्व कौन से होते हैं? ये है आपके AEFSW, AESFW, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर. ये एंशिएंट जो क्लासिफिकेशन था हमारा, वो ये था कि जो मैटर है ये 5 तत्वों से मिलकर बनता है. ठीक है. वो बताया फॉर्मेशन. अब वो 5 तत्व जो थे आपके सामने हैं, यानी कि ये सब मैटर ही है, हर एक चीज अकॉर्डिंग टू देम. लेकिन जब मॉडर्न की हम बात करें तो मॉडर्न में 2 पार्ट दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के बेस पे फिजिकल प्रॉपर्टी एक तो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज.
बेस्ड ऑन केमिकल और बेस्ड ऑन फिजिकल। ठीक है, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बात करते हैं तो ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं जितने भी आपके मैटर होते हैं। नंबर 1 आपका सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए जितने भी मैटर हमारे पास में है। कुछ मैटर सॉलिड कैटेगरी में आएंगे, कुछ इस लिक्विड की कैटेगरी में आएंगे और कुछ गैस की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी मैटर हैं वो या तो एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट है, या वो कंपाउंड है, या फिर वो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था मैटर का। गॉट इट। इनके हिसाब से हम बात करें कि एंशिएंट टाइमिंग में क्या माना गया था, मैटर क्या है, या मैटर किन चीजों से मिलकर बना है, या फिर जो मैटर है वो किस किस कैटेगरी से आया है। तो एयर, अर्थ, स्काई, फायर और वाटर, ये आप कह सकते हैं इसे, इन चीजों से मिलकर के मैटर बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब तत्व से है, यहाँ एलिमेंट यहाँ जो दिया हुआ है ये तत्व नहीं है, यहाँ एलिमेंट का मतलब अलग समथिंग है, राइट। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच नहीं करेगा आपस में, तो ये नहीं आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ रखना क्या है कि हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब इनसे ही मिलकर के बने हैं, सब्सटेंसेस। गॉट इट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने ये मानना बंद कर दिया कि ये सब चीज मैटर है। हमने क्या किया, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बात कर लें तो वो ये है, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बात कर लें तो वो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकती है। इसके बाद बात हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स यानी कि जिन पार्टिकल से मिलकर के मैटर बना है, जैसे एंशिएंट में भी बताया उस तरह से बनता है। तो यहाँ क्या था उसका पैटर्न, क्या उसने बताया कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है। तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जिनसे मिलकर के बना है, मीन्स मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी कि जैसे आप मान के चलिए दीवार किससे बनी है, ईंटों से बनी है, तो ईंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएंगी उसका। ठीक है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है हमारी सेल एक्चुअल में, तो सेल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा वो। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है किससे बनी है, यानी कि जो पार्टिकल है वो कौन से पार्टिकल हैं जो मैटर को बनाते हैं, वो मतलब है। अब इस बात के लिए अलग अलग मत आए। सबसे पहले हम बात यहां करते हैं महर्षि कनद। महर्षि कनद हुए हैं हमारे यहां, कनद। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। इन्होंने अणु बताया जो कि फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बने थे। मीन्स से इन्होंने कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल अणु है और वो अणु भी और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो कि होते हैं परमाणु। ये उन्होंने बताया कनद ने। लेकिन कनद के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे जो साइंटिस्ट थे, ये थे ग्रीक थिंकर एक्चुअल में, डेमोक्रिटस। ग्रीक थिंकर थे डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही जो यहां अणु है उनको मॉलिक्यूल और जो परमाणु है इनको एटम बताया। यानी कि डेमोक्रिटस नेम्ड दीज परमाणु गिवन बाय महर्षि कनद एज एटम। यानी कि इन्होंने कहा जो परमाणु थे एक्चुअल में ये एटम है, एटम्स। तो क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रिटस जो थे उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल इज एटम। गॉट इट। पहला कनद ने बताया, जो महर्षि कनद थे, कि सब जो पार्टिकल्स हैं किसी भी
मैटर के अंदर, यानी जो मैटर बनाया जाता है, जो बनता है मैटर, वो या तो मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल भी और छोटी पार्टिकल्स में डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं अणु, परमाणु, यानी कि अणु और फिर परमाणु। जबकि डेमोक्रिटस ने बात की सीधे एटम की, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं ऑफ मैटर, उसके पार्टिकल्स जो हैं, मैटर नहीं, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां 4 बातें उन्होंने बताई। कहते हैं सबसे पहले कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वेरी वेरी टाइनी, मतलब स्मॉल पार्टिकल है, वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी टाइनी, टाइनी यानी कि स्मॉल, वेरी स्मॉल कहिए आप, वेरी स्मॉल, ठीक है, टाइनी का मतलब तो बहुत बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ये वाले। सबसे पहली बात, ये नेकेड आई से नहीं भी दिखाई देंगे, मोस्टली नहीं दिखाई देते हैं। देन सेकेंड है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम, उन सब के बीच में स्पेस होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तीसरी बात, ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कौन कंटिन्यूअस मोशन है इनके यहां, और जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मतलब रैंडम डायरेक्शंस में, ठीक है। इसी वजह से उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, क्योंकि ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने वो फाइंड किया था, राइट। तो कंटिन्यूअस मोशन होगा पार्टिकल्स में। और लास्ट वन जो है, इनके बीच में एक फोर्स लगती है, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट हमारा है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए या एविडेंसेस अगर हमें चाहिए, तो उस एविडेंस को भी बताया हुआ है बुक में। क्या कहा है इसने, जब हम बात करते हैं बहुत छोटे पार्टिकल से कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए आप लीजिए 100 ml वाटर लीजिए, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर। पहले इस वाले की बात हम करते हैं। एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आपके पास में ये वाटर है, कितना, 100 ml, ठीक है। अब इस 100 ml वाटर में आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट यानी K2Cr2O7, ठीक है, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये तो परमैंगनेट होगा KMnO4। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों कलर्ड होते हैं। तो हम बात कर लें जो आपकी बुक ने भी कहा है वही, कि पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, डाइक्रोमेट की बजाय हम वही ले लेते हैं, और थोड़ा सा क्रिस्टल्स इसमें डाल देते हैं, तो ये आपका कुछ ब्रिंजल सा कलर मिल जाएगा आपको, रेड ब्राउन कलर बोलेगा वो। अब जैसे ही आपने इसमें डाला रेड ब्राउन कलर, तो अब क्या करते हो आप, दूसरा बीकर लोगे और दूसरे बीकर में यहां से 10 ml ओनली लोगे और इस बीकर में डाल दोगे, और 90 ml यहां डाल दोगे वाटर, 90 ml वाटर आप डालोगे ये इस तरह से, और 10 ml आपने यहां से स्पून भर के इसमें डाल दिए, जिसमें 10 ml ये सॉल्यूशन था। अब आप ध्यान दीजिए कि ये लाइट हो जाएगा। अब क्या किया, नेक्स्ट फ्रेश बीकर लिया, उसमें आपने फिर से 90 ml वाटर डाल दिया, 90 ml वाटर है आपके पास में यहां, ठीक है, और इसमें से 10 ml आपने फिर से इस वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन और भी ज्यादा लाइट होगा। और फिर हम ये फर्दर करते जाएंगे, और फाइनली जो लास्ट वाला बीकर होगा यहाँ, उस बीकर में आप पाएंगे कि ये पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं इस तरह से कि दे आर नॉट अपीयरिंग, दिख ही नहीं रहे हैं अब। यहां ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का नंबर काफी ज्यादा था, यहाँ थोड़ा और कम हुआ, पार्टिकल्स और कम हुए, और कम हुए, और कम हुए, फाइनली यहाँ सबसे कम पार्टिकल्स थे, और इतने कम पार्टिकल्स थे यहाँ मौजूद, यहाँ पार्टिकल्स का जो नंबर था वो इतना कम हो गया कि नजर ही नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर इसको मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करूं कुछ इस फॉर्म में, यहाँ ये पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये मान के चलिए
ये पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स में हमने जो ये डाला था पोटेशियम परमैंगनेट, इसके पार्टिकल्स ये हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपने यहाँ से नेक्स्ट वाले बीकर में 10 ml लेके गए, फिर 10 ml, फिर 10 ml, फिर 10 इस तरह से, तो यहाँ वाले केस में क्या हुआ है कि ये तो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वही 100 ml है टोटल मिला के, 90 ml तो वाटर ही है आपके पास में, ठीक है। तो ये हो गया वाटर, और जो आपके पार्टिकल यहाँ है ना वो बस ये, तो यहाँ पार्टिकल्स का नंबर और यहाँ पार्टिकल्स का नंबर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ वो नजर नहीं आ रहे। क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि पार्टिकल्स कम रह गए और इतने कम पार्टिकल्स रह गए, लेकिन इवन साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो नजर नहीं आ रहे। यहाँ साइज बहुत ज्यादा बल्क में था तो इसलिए नजर आता है। जैसे ना आप अगर स्काई में नीचे देखते हैं तो ग्रीन लैंड आपको नजर आएगी, घास बहुत ज्यादा होगी तो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत घास होगी तो उतनी ऊंचाई से वो नजर नहीं आएगी, बहुत छोटी होने की वजह से, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी था। तो ये पार्टिकल वाली बात आपको समझ आती होगी, जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये इस वाली एक्टिविटी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब सेकेंड एक्टिविटी यहाँ आप लेंगे, क्या था, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है, इस वाली बात को आप बता सकते हो। स्पेस वाली बात को कैसे बताएंगे कि आपने ना यहां सपोज 90 ml आप 100 ml ले लीजिए, चलिए ये 100 ml आपने ले लिया है वाटर, ठीक है, H2O 100 ml है। अब आप क्या करें, 100 ml में यहां से 10 ml क्या करें, एल्कोहल डाल दीजिए, इसमें एल्कोहल डाल दीजिए और इसको कुछ समय के लिए मिक्स करके छोड़ दें अनडिस्टर्ब्ड। तो इसका जो वॉल्यूम मिलेगा आपको कितना मिलना चाहिए, आपके हिसाब से 110 ml होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये 100 ml ही रह जाएगा। क्यों रह गया है? क्योंकि जो पार्टिकल थे वाटर के पार्टिकल्स, ये इनके बीच में जो स्पेस था ना, इस वाले स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं एल्कोहल के पार्टिकल्स। गॉट इट? तो ये था हमारा सेकंड वाला। इसमें एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, दूसरा एग्जांपल, कि आप 100 ml ले लीजिए वाटर, और 100 ml वाटर लेने के बाद उसमें आपको थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है। शुगर, पार्टिकल्स ऑफ शुगर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप शुगर के पार्टिकल्स ऐड करोगे ना यहाँ, तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा। सपोज यहां तक आ गया ये वाटर, राइट। लेकिन डिसॉल्व करिए, और डिसॉल्व करने के बाद पहले पानी के लेवल को मार्क कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में पता रहे कि पानी का वाटर का जो लेवल था वो क्या था। शुगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिसॉल्व करेंगे, आप पाएंगे कि इसका जो लेवल था वो जो पहले वाला मार्क किया हुआ था वही लेवल है, पानी ऊपर गया ही नहीं। शुगर कहाँ गया? जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस था ना, उसमें एडजस्ट हो गया है। तो ये इस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होता है हमेशा। इस बात को प्रूव करने के लिए ये वाली एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, यहां से कंटिन्यूअस मोशन या अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं लगातार मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। इस बात के लिए हम थर्ड वाले के लिए बात करेंगे। पहले तो कंटिन्यूअस मोशन में है तो आप क्या करते हो, आपने ना बीकर लेना है, बीकर ले लीजिए, इस तरह से सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें ना थोड़ी सी एयर फिल कर दीजिए कि फिल हो ही जाएगी, और इसे ढक के रखिए इस तरह से। अब एक दूसरा बीकर लीजिए, इतना ही बड़ा, और इस बीकर में क्या करना है आपको, यहां एक गैस भर देनी है, कलर्ड, कोई भी कलर्ड गैस आपके पास जो मिल जाए, अवेलेबल हो, वो कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसको भी आपको कवर करके रखना है। इसके बाद इन दोनों को बहुत ही केयरफुली क्या करना है आपको कि ये बीकर दोनों को मिला दीजिए आपस में, उल्टा करके रख दीजिए इस तरह से यू, और इसके जो बीच का ये था पार्टीशन एक तरीके से, जो कि कवरिंग थी, जो इसको भी कवर किए हुए, इसको भी कवर किए, इसको हटा दीजिए बाद में। इसमें आप देख रहे थे क्या था, एक में क्लोरीन गैस, मान के चलिए क्लोरीन गैस है Cl2, यहाँ में हमने Cl2 ले लिए, ठीक है। आप कोई दूसरी ले सकते हो जो कलर्ड होती है, और उसके बाद में यहाँ पे एयर थी, राइट, एयर, यहां से एयर थी। अब आप क्या पाएंगे, जैसे ही आप इसको हटा देंगे, एयर कलरलेस होती है, ये कलर्ड गैस है। आप कुछ देर बाद पाओगे कि पूरा का पूरा कॉलम ऑफ द गैस, ये
क्लोरीन यहाँ पे भी है, 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 सब जगह एवरीवेयर इज द क्लोरीन। तो एयर भी सभी जगह है, एयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह एयर के पार्टिकल्स, यानी कि इंटरमिक्स हो गए। कैसे हो गए? बिकॉज दे मूव कंटिन्यूअसली, लगातार मूव कर रहे थे, इसलिए हुए। तो ये एग्जांपल आपका हो सकता है। इसे आप मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस कह सकते हैं। इसको साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। और इस मोशन को पता करने के लिए एविडेंस का पता जब लगाया इस बात का कि ये एविडेंस है हमारा कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये पता लगाया था एक वाच ग्लास लेकर के ना, उसमें थोड़ा सा वाटर लिया और उसके ऊपर थोड़े से कैम्फर के पार्टिकल्स ऐसे बारीक करके वो डाल दिए, जो कपूर होता है कैम्फर। जैसे वो डाले तो बहुत ऐसे मूव करते हैं हिसिंग साउंड से। अब उनके मोशन का क्या चक्कर था? पार्टिकल्स जो थे वाटर के वो लगातार मूव कर रहे हैं, और जो ये आपने कपूर ऊपर से डाले थे पार्टिकल्स उसके बारूद पाउडर की फॉर्म में, वो बहुत बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। तो वो वाटर के ऊपर बैठ जाएंगे, मॉलिक्यूल के ऊपर, और वाटर का मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहा था तो वो मूव करता हुआ नजर आएगा। एक बात। दूसरी बात, उसका जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है, जिसे हम जिगजैग मोशन कहते हैं। इसीलिए वहां एक जो उस मोशन को जिगजैग मोशन कहा गया, उसका नाम रखा गया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड आउट किया था। गॉट इट? इस प्रैक्टिकल को उन्होंने कैम्फर की बजाय जो आपके सामने दिया था वो क्या था, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वाटर ये होता है ना फ्लावर्स, तो फ्लावर में ऊपर की साइड में एक पार्ट होता है, जैसे फ्लावर का ये वाला पार्ट आपने याद होगा, पढ़ा है आपने, याद आ रहा है किसी को ये वाला पार्ट? इस तरह से जो होता है ये स्टिग्मा है ना। ऐसे ही यहां से कुछ निकलते हैं, कुछ इस तरह की पार्ट, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो स्टेमन में ये होता है एंथर, और एंथर के अंदर यहां पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स यहां से निकाल करके, और जब हम रखते हैं किसी वाटर की सरफेस पे, तो वो बहुत ज्यादा हल्के होने की वजह से वाटर के पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स पे बैठ जाएंगे और उनके साथ मूव करेंगे तेजी से। तो वो इस बात का एविडेंस था कि पार्टिकल्स जो है उसके वाटर के मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। तो सिर्फ वाटर ही नहीं, आपने यहाँ गैस के फॉर्म में भी मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये देख ही लिया आपने। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो आपका ये फोर्थ वाली है, अट्रैक्ट ईच अदर। इस बात को कैसे शो करेंगे? इस वाले को, कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वाटर लीजिए, वाटर लेने के बाद में बकेट में ले लीजिए, बाल्टी में, और थोड़ा सा पानी पकड़ के उठा लीजिए। क्या उठा पाएंगे आप? नहीं ना। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम है। वहां एक पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल था, जो आपके हाथ में है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल थे उनके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो आपके हाथ से, जो हाथ में है वो हाथ में रह जाएंगे, जो उससे अलग थे, बाहर थे, वो नीचे गिर पड़ेंगे। दैट मीन्स व्हाट? कि नहीं। लेकिन आप ये, मैंने क्या उठाया हुआ है हाथ में? मार्कर। अब मार्कर को मैंने यहां से पकड़ा तो इतना ही मेरे हाथ में रह जाना चाहिए था, बट ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में है इतना। मैंने इसको ऐसे लिया हुआ है तो ये सारा का सारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से है। क्यों है? बिकॉज यहाँ बाकी जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल को पकड़ लिया अगर आपने, तो सारे के सारी पार्टिकल्स इकट्ठे एक साथ उठेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपने एक लकड़ी लीजिए, है ना, वुड, वो लेकर के आप उसको तोड़िए, तोड़ दोगे आराम से, टूट जाएगी, राइट। लेकिन इससे अलग आप एक चौक लीजिए, उस चौक को पकड़ के तोड़ दीजिए, टूट जाएगी। अब आपने कील लीजिए, उसको पकड़ के तोड़ी, टूट जाएगी? नहीं। देख रहे हैं आप कि चौक को तोड़ने में कम फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। और जो कील है, आयरन नेल, लोहे की कील, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन वो टूट नहीं रही है, उसको काटा जाएगा प्लास से या किसी दूसरी चीजों से। इसका मतलब क्या हुआ है? सीधा सा एक मैटर है कि पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, और सभी में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो दैट मींस व्हाट? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये आपकी फोर्थ एक्टिविटी है। गॉट इट? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस टॉपिक पे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर की ये पहली वीडियो है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।
तो मेरा आपसे सभी से है यही कहना कि अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज ऐसी लगती है समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ व्यूज मिले हैं मुझे कि बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि समझ कम आ रही है या समझ ज्यादा आ रही है या फिर वर्क ज्यादा मिल रहा है एटसेट्रा, तो बेटे उसके लिए मेरे पास आपको एक ही बात बोलनी है, कुछ ज्यादा नहीं है, कि जैसे लॉकडाउन का टाइमिंग चला हुआ है, इस टाइमिंग को आप यूटिलाइज जितना ज्यादा करोगे बहुत बेटर है। दूसरी बात, आपको मैं जब भी कोई वर्क देता हूं तो उसमें जैसे पहले मैंने पीडीएफ दिया था आपको, तो उस पीडीएफ को करने के लिए आपको टाइमिंग कितना मिला था, 7 डेज का टाइमिंग मिला था बेटे। और 7 डेज थोड़े टाइमिंग नहीं है एक चैप्टर के नोट्स पूरे करने के लिए, 7 डेज, ठीक है। और 7 डेज के बाद भी आप पे कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाला गया। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर को एक्सप्लेन करता हुआ मैं फिजिक्स में चला और उसमें 8 वीडियो मैंने डाली है। और 8 वीडियो डालने के बाद फिर आपसे एक्सरसाइज मैंने मांगी, तो उस एक्सरसाइज में आपको 8-9 पेज मैंने भेज दिए हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइमिंग मैंने दिया था। एक्सरसाइज है मोस्टली आप कर लोगे एज इट इज, ठीक है, उसमें मैं टाइम बढ़ा लूंगा। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम आपकी किसी की है तो बेटे आप मेरे सीधे चैट बॉक्स पे जाकर के मुझे मैसेज करिए, मुझे बताइए, मैं आपको डील उसी हिसाब से करूंगा। आप बिल्कुल साइंस को ऐसे लेके चलें बिल्कुल अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूं आपके लिए, ठीक है। कुछ भी है आप मुझे बताइए, मेरे चैट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज करें या इनबॉक्स में जाके मैसेज करें, बताएं। और अगर आप देख रहे हो ना वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।